अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन आज भी ख़बरें हैं ज़ाहिर है रोज़ाना की तरह और उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात मेरे सामने, लेकिन आज हम सियासी जो माहौल है उस पर बात करने से ज़्यादा एक और मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि हम और आप बहुत अरसे से जब एक ही जैसा माहौल हो, एक ही जैसी बात हो तो ज़रा सी यकसानियत का शिकार होने लगते हैं। तो इसीलिए ये फ़ैसला किया कि ज़रा सा दीगर मौज़ूआत की जानिब भी बात की जाए। और जिस तरह हमारी रिवायत रही है कि मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से हम माहिरीन को यहाँ पे दावत देते हैं और उनसे जानने का मौका बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देते, तो आज भी इसी तरह की एक नशिस्त होगी। लेकिन थोड़ी सी ख़बरें, ज़ाहिर है कि जो हमारा फॉर्मेट है उसमें रहते हुए ख़बरों की जानिब ज़रूर हम चाहेंगे थोड़ी आपकी तवज्जो रहे। नैब में भी मर्जी का फ़ैसला होगा। नवाज़ शरीफ आज रैली के साथ लाहौर रवानगी, तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी सख्त। पहली मरतबा नैब पर सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया, पील भीनी के पास जाएगी, घर भेजा है तो जा रहा हूँ। ये पावर शो नहीं, 18 वज़राए आज़म में से एक को भी मुद्दत पूरी करने नहीं दी गई। रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खी थी। रोज़नामा जंग की सुर्खी, पसंद का फ़ैसला कराया जाएगा, नवाज शरीफ निगरां जज मर्जी का ट्रायल कराएंगे, अपील भी उन्हीं के पास जाएगी, पावर शो नहीं कर रहा, घर भेजा गया वहीं जा रहा हूँ, सियासत में रहूँगा। नवाज शरीफ साहब के इस बयान में दो बार यानी दोनों अखबारों में घर का तस्करा हो रहा है, और हम भी आज ऐसे ही एक मौजू की जानिब तवज्जो चाहेंगे आपकी। घर, तामीरात, शोबा तामीरात, लेकिन अंग्रेज़ी अखबार भी देखते हैं। अब्बासी मीट्स CAOS amid looming political uncertainty. Deposed premier all set to lead होम गोइंग रैली। देखिए नाजरीन, इसमें भी होम की बात हो रही है। और द न्यूज़ इंटरनेशनल, द थीफ इज़ गॉन, नाउ इट इज़ किलर्स टर्न। जनाब ताहिरुल क़ादरी साहब वापस आ चुके हैं और वो भी भरपूर तौर पे उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का एक दफ़ा फिर बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। तो नाज़रीन, जो बात हम कर रहे थे उसको ज़रा आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अयूब साहब, और ये चेयरमैन हैं साउथ रीजन के आबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें जो ज़ाहिर तामीरात के शोबे की एक एसोसिएशन बिल्डर्स और जो डेवलपर्स हैं उनका ये इकट्ठ है। जानेंगे अयूब साहब से कि पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है घर का हुसूल, सस्ते घर का हसूल, बेहतर रिहायशी सहूलतों की फरावानी भी और मौजूदगी भी। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अब आबाद का एक तो थोड़ा सा रोल हम आपसे जानेंगे, क्योंकि बड़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। जब भी एसोसिएशंस की हम बात करते हैं तो कोई भी एसोसिएशन ले लें, ज़ाहिर है कि उसके जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं वो आम लोगों की समझ में इतने आया नहीं करते। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये हिस्सा है 13.3% पर मुश्तमिल है, यानी सब सेक्टर है ये। और GDP में शोबा तामीरात का हिस्सा जो है वो तकरीबन 2.74% बनता है। तो अयूब साहब ये फरमाइएगा कि आइडियली तो सस्ता घर हो, बेहतर रिहायशी सहूलियात हों, हम समझते हैं कि ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर ने इस ज़िम्मेदारी को बअहसन अंजाम दिया है और बड़े अरसे से वो मैदान अमल में मौजूद है। फरमाइए। आपने बिल्कुल सही कहा। आबाद अपने क़याम के बाद से आज तक इस शहर में, न सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेहतर रिहाइश प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ी एसोसिएशन है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है, और इसमें आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड तमाम लोगों को जॉब मिलती है। जो एक शख्स कुछ नहीं जानता वो मज़दूर के तौर पे आता है और उसको 600 से 700 रुपये पर डे, यानी 15 से 17 हज़ार रुपये पर मंथ वो कमाने लगता है, और इस तरह उसका घर चलने लगता है। ठीक है। और आबाद 1972 में जो है वो उसका क़याम वजूद में आया, और उस वक़्त से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरान काफ़ी सारा काम भी कर चुके हैं। आज हमारे पास 1000 से ज़्यादा मेंबर हैं। अच्छा, सस्ता घर मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये प्राइवेट सेक्टर में हमारे मेंबरान बायसन खूबी निभा रहे हैं।
इसके अलावा हमने आबाद एक्सपो का भी इनेकाद किया लास्ट चंद मंथ पहले, यानी मार्च में इस्लामाबाद में। उसमें हमने लो कॉस्ट हाउसिंग मुतारिफ कराई। अच्छा। जिसमें 120 गज़ यानी 5 मरले का मकान इस्लामाबाद में, जो कि वहाँ मरले चलते हैं, तो 5 मरले का मकान जो है हमने 15 लाख रुपए में इंट्रोड्यूस कराया, और जिसमें ग्राउंड फ्लोर सिर्फ बना होगा, 600 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन होगी, 3 लाख रुपए एंड यूज़र देगा और 12 लाख रुपए हाउस बिल्डिंग फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। सही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ जब लॉन्च किया तो आप यकीन कीजिए वहाँ इतनी एप्लीकेशंस थी, मेरा ख्याल है कोई 50,000 से ज़्यादा हमने रिक्वेस्ट वहाँ रिसीव की। अच्छा। और इस दफ़ा हम उसकी बैलेटिंग भी करने जा रहे हैं एक्सपो में ही 12, 13, 14 अगस्त को, और उसमें जो खुश नसीब होंगे उनको इस कीमत पे हम मकान भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। नज़रीन, अयूब साहब ने जिक्र किया एक्सपो का, तो हम आपको भी बताएं कि कराची में मुनक्कद किया जाएगा ये एग्ज़िबिशन, और 12, 13, 14 जैसे आपने फरमाया अयूब साहब ने, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक्सपो सेंटर में। और इसके टाइमिंग्स होंगे, ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है, और ये 3 दिन कंटिन्यूसली होगा। ठीक है। 12, 13, 14। चले नाज़रीन, वापस आएंगे जब ब्रेक के बाद, तो मज़ीद और जानने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के क्या क्या मसाइल हैं और उनका क्या क्या हल है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम बातचीत कर रहे हैं जनाब अयूब साहब से, और उनसे मेरा जो सवाल है अगला वो ये है कि अयूब साहब, कहा जाता है कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा शोबा है जो बिलावास्ता या बिलवास्ता तौर पर बहुत से दीगर सेक्टर से मुंसलिक है। इसमें स्टील भी है, लेबर भी है, सीमेंट, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब शोबे शामिल हैं। आपसे जो मेरा सवाल है, मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरह से सियासी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान की तरक्की, माशी तरक्की जो है वो ज़ाहिर है जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी मुमकिन नहीं है, आपके सेक्टर पे कितना दबाव है? और देखें, ये वो इंडस्ट्री है जो 72 इलाइड इंडस्ट्रीज़ को चलाती है। अच्छा। जिसमें सिर्फ सरिया नहीं है, सीमेंट है और बेशुमार चीज़ें हैं, और तकरीबन 30 से 35 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोज़गार प्रोवाइड करती है। सही। जब सियासी सूरत हाल ख़राब होती है तो पूरी मईशत के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट आता है। तो उसी तरह से कंस्ट्रक्शन भी इफ़ेक्टिव होती है। हमारा शोबा तो बहुत बाद में आता है, तो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट बहुत पहले होता है, क्योंकि परचेज़र सबसे आखिर में घर का सोच रहा होता है। हाँ। तो आज कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बंद गली में आई हुई है। सही। और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। हाई राइज पे बैंड है, उसके अलावा जो है कंपनी ऑर्डिनेंस है, इसके अलावा जो है सेल डीड्स जो है उन पे एक कोर्ट ऑर्डर के तहत जो है कंप्लीशन कंपलसरी कर दी गई है, उसके बाद सेल डीड होगी। अच्छा। तो वो भी ट्रांजैक्शंस रुक गई हैं, इससे गवर्नमेंट को भी अरबों रुपए का रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा अयूब साहब, ये फरमाएगा, इस तरह के जो एक तरफा फैसले हम हुकूमतों की जानिब से देखते हैं, तो ये उनको इस तरह की तजावीज़ देता कौन है? देखिए, ये कुछ इदारे हैं जिन्होंने मिस डिक्लेरेशन की कोर्ट्स में, और उनकी मिस डिक्लेरेशन की वजह से आज इंडस्ट्री जो है बंद गली में आ गई है। अच्छा, उसमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इसके बैड इम्पैक्ट्स क्या आएंगे, इस पर मईशत का पे क्या असर होगा। देखिए, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुकेगी तो 72 इलाइड इंडस्ट्रीज़ को फ़र्क पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा। जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा। इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। इसका जो बैड इम्पैक्ट आना शुरू हुआ 1 जुलाई 2016 से शुरू हुए, जब FBR ने अपनी एक नई प्राइस लॉन्च की। उन्होंने DC वैल्यू होता था, DC वैल्यू के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने एक FBR वैल्यू बताई कि ये भी होगी, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्सेस देने होंगे। तो इंडस्ट्री जो है वो कोमे में चली गई वहाँ से। 6 महीने तक लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या है। 6 महीने के बाद जब मार्केट चलना शुरू हुई तो कंपनी ऑर्डिनेंस आ गया। कंपनी ऑर्डिनेंस भी अभी तक लोग नहीं समझ पाए प्रॉपर वे में, तो उसके बाद जो है वो हाई राइज के ऊपर बैंड लगा दिया गया। एक इदारे की मिस डिक्लेरेशन की वजह से पूरी इंडस्ट्री बंद गली के अंदर आ गई है। तो आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं इन मामलात पर? देखिए, ये कोर्ट ऑर्डर है। इस पर नेगोशिएशन नहीं हो सकती। तो हम इसके लिए रिव्यू में चले गए हैं। हमने रिव्यू दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिपल बेंच का फैसला है, और हम उम्मीद करते हैं जल्द इस पर हमें रिलीफ भी मिलेगा। इसको ग्राउंड रियलिटीज़ को जज साहिबान को भी देखना पड़ेगा। देखिए, जब आप कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रोक देंगे
तो लोगों के रोज़गार का मसला पैदा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। लोगों को घर चाहिए, लाजमी चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो कच्ची आबादियां बढ़ेंगी। हाँ। जो ऑलरेडी 52% हैं इस शहर में, और अगर ये 70% हो गई तो आप यकीन कर लीजिए सिविल वार शुरू हो जाएगी। सही कह रहे हैं। अच्छा अयूब साहब, बिल्डर्स पे या डेवलपर्स पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगते हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम यह है कि वो वादा करते हैं, वक्त पे आपको प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता, और प्रोजेक्ट अगर डिलीवर हो जाए तो उसका वो मयार नहीं होता जो आप इश्तहारों में दिखाते हैं। तीसरा एक एतराज़ ये भी होता है कि आपके पास बाज़ औक़ात ज़मीन ही नहीं होती और आप लोग रिहायशी स्कीमों का ऐलान कर देते हैं। ये वो सारे एतराज़ात हैं जो लोगों के साथ कुछ वाक़यात की वजह से बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ चुके हैं। आप इन मामलात पे क्या कहेंगे? 2002 से पहले की अगर आप बात करें तो इसमें 5% सदाकत ज़रूर है। अच्छा। 2002 के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, प्रॉपर्टी की प्राइस भी बहुत बढ़ी है, लोगों ने डिलीवर भी किया है, और बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन मेयार भी बेहतर है। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि लैंड नहीं है, और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया या हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी, देखिए इदारे मौजूद हैं, एनओसीज देते हैं वो। ठीक है। परचेज़र को चाहिए कि वो पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करे, उसकी एनओसी देखे, उसको वेरीफाई कराए, उसके बाद बेशक वो बुकिंग कराए। जब चीज़ें मौजूद होंगी, डॉक्यूमेंटेड होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं और आप ब्लाइंड फेथ करके आप ले लेते हैं, या कोई सस्ती चीज़ देख कर ले लेते हैं, चीज़ की प्राइस होती है अपनी कीमत पर ही बिका करती है। अगर कोई आधी कीमत में दे रहा है तो यकीनन कोई प्रॉब्लम होगी उसमें। दूसरा, आप उसको चेक कीजिए वो आबाद का मेंबर है। अच्छा। अगर वो मेंबर है तो डेफिनेटली वो गलत काम नहीं करेगा। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि जितने मेंबर्स हैं वो ज़ाहिर है कि ख़ास मयार के मुताबिक ही आपके पास एनरोल होते हैं, और फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी आप लोग खुद भी उठाते हैं कि कोई मसला ना पैदा हो। क्या यही है? लेकिन जवाब दीजिएगा आप ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज, वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी है। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हमें बख्शी साहब ने ज्वाइन किया है, जिनको हम अगर इस तरह मुतारिफ़ कराएं कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं आबाद एसोसिएशन, और मोहम्मद हसन बख्शी साहब पूरा नाम। इनसे भी हम बात करेंगे। जो अभी हम अयूब साहब से बात कर रहे थे तो इनसे ही सवाल करते हैं। पहले तो खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बख्शी साहब, अभी जो मैं बात कर रही थी अयूब साहब से, वो यही थी कि मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से मुख्तलिफ़ एतराज़ात भी आते हैं आपके इस सेक्टर के हवाले से, और चैलेंजेस तो यकीनन हैं। जो मेरा सवाल था वो ये था कि अब पूरे मुल्क की आबादी सबके सामने है। सियासी नारा रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा होता कहीं नज़र नहीं आता। तीसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हमने ये देखा है कि अर्बनाइजेशन जो है, शहरों की जानिब नक़ल मकानी, वो बड़ी सूरत से, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इन सारे हालात को देखते हुए आप लोग इतने अरसे से मैदान अमल में मौजूद हैं, रेगुलेशंस की वजह से, जैसे अभी अयूब साहब ने निशानदही की, कुछ नई कानून साजी है और कुछ पुरानी का इतलाक़ है, उन मसाइल की वजह से इस सेक्टर में रहते हुए किस हद तक कामयाबी आपको मिलती रहती है वक्तन फ़वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस और गुंजाइश बहुत है। ठीक है। जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा शॉर्टेज और बैकलॉग है मकानों का, 12 मिलियन मकान शॉर्टेज है। ये हम नहीं कहते, ये स्टेट बैंक कहता है। तो 12 मिलियन कहना तो बहुत आसान है। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ प्राइम मिनिस्टर हजरात ने 5 लाख का टारगेट रखा, और वो 5 लाख मकान भी मीट नहीं हो सके। पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो हाउसिंग को फाइनेंस करता है, HBFC, जिसका टोटल पेडअप कैपिटल होगा 12 बिलियन रुपए। अगर 5,000 मकान, 10,000 मकान भी बनते हैं और 10 लाख रुपए का एक मकान पे लोन होता है, विच इज़ आजकल के दौर में पीनट, तो पूरे इदारे, जो एक ही पाकिस्तान का इदारा है, उसकी फाइनेंसिंग स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। यानी 10 बिलियन का वो लोन होता है। तो बोलना बड़ा आसान है और होना बड़ा डिफ़िकल्ट है। ये आज का बैकलॉग नहीं है, ये पिछले 65 साल का पॉलिसी का फुकदान जमा होते होते होते, और शायद कभी गवर्नमेंट ने कहा ये हमारा काम है, कभी प्राइवेट सेक्टर ने समझा ये हमारा काम है। ये बैकलॉग जमा होते होते आज हम यहाँ खड़े हो गए हैं कि इतना बड़ा शॉर्टेज है। तो असल में काम है किसका? एक्चुअली मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ पॉलिसीज़ देना है। ठीक है। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। हम यूके में भी देखते हैं,
जहाँ पर गवर्नमेंट हाउसिंग देती है लो कॉस्ट, पर वो प्राइवेट सेक्टर से बनवा के परचेज करती है। अच्छा। और वो करती है। अब हमारे मुल्क में अच्छा, वो अपने तौर पे खुद कुछ नहीं वो पॉलिसी देती है। और फिर हमारे मुल्क में पिछले अदवार में ये देखा गया, और अभी भी हर चीज़ गवर्नमेंट खुद करना चाहती है। ये इस तरह नहीं होता। पॉलिसी दी जाती है, इन्वायरमेंट दिया जाता है, और वो कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर दिया जाता है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर उभर के आए और अपना काम करे। और ये दुनिया भर में होता है। और अगर आपने लो कॉस्ट हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है तो आप बोलें प्राइवेट सेक्टर को कि हमने ये अपनी एज ए नेशनल पॉलिसी देनी है, आप हमें 5,000 मकान, 10,000 मकान, 50,000 मकान बना के दो, बना के दो। और वो सब्सिडी भी दी जा सकती है हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल हर किस्म से देखें, सब्सिडी दी जाती है, दी जा सकती है, ड्यूटीज कम की जा सकती है। आप सरप्राइज होंगी, पाकिस्तान में सरिया है 85,000 रुपये पर टन। लंदन या यूरोप में है 55,000 रुपये टन। पाकिस्तान में सीमेंट का एक बैग है 550 रुपये का। बाहर हमारी कंपनीज बेचती हैं 350 रुपये का। और जबकि हमारा जीडीपी देखें जो बाहर के मुल्कों से मेरे ख्याल में 1/4 भी नहीं है। तो जब हमारा जीडीपी ही वो नहीं है तो कैसे हम मैच कर सकते हैं? हमारा आम आदमी तो घर ले ही नहीं सकता। लामाला वो चाहते ना चाहते हुए कच्ची आबादियों में जाता है। और जैसा आपने पॉइंट आउट बिल्कुल राइटली किया, इकोनॉमिक माइग्रेशन इतना बड़ा है। हर महीने कराची में, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में और अर्बन रूरल एरिया ऑफ सिंध से 1 से 1.5 लाख लोग आता है। तो कौन सा शहर इतने लोगों को समा सकता है? ये तो हमारी गवर्नमेंट की गलती है ना कि उन जो सेंटर्स में वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चांसेस ही नहीं है। तो लोग मजबूरी से आते हैं कि भाई चलो यहाँ आएंगे, कोई समझता है ड्राइवर भी लग जाएगा तो यहाँ 20,000 रुपये तनख्वाह है। अब तो ये तो गवर्नमेंट लॉन्ग थॉट आउट पॉलिसी होनी चाहिए कि अपने अपने सेंटर्स में जगहें मिलें, लोग काम करें। कोई बाय चॉइस वहाँ से, जो अगर आप ट्राइबल एरिया से भी कोई आता है, बाय चॉइस नहीं है। बिल्कुल सही। वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्कूल्स नहीं है। फिर जब वो आता है तो देखता है बीवी को भी ले आता है, फिर उसके 4-6 बच्चे भी हो जाते हैं। तो एक पॉपुलेशन की ग्रोथ तो देखें यहाँ कहाँ है। तो ये तमाम मसाइल हैं। अच्छा, बख्शी साहब और अयूब साहब, आप दोनों ने ये बात की है, बिल्कुल सही बजा दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह से आबादी का ज़ाहिर है रोज़ाना की बुनियादों पर, ख़ास तौर पर कराची पे जो दबाव है, आपने अपनी गुफ्तगू में कच्ची आबादियों का भी जिक्र किया था। आपने ये बात की कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सिर्फ पॉलिसी बनाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़ाहिर है आप सब भी इस मुल्क के बासी हैं, शहरी हैं, सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में उमूमी हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। आप पर एक बड़ा इल्ज़ाम यह है कि जनाब आप लोग अपनी मर्ज़ी की जगहें सेलेक्ट करते हैं, फिर आपके साथ कब्ज़ा माफिया भी शामिल होती है। ये सियासी इल्ज़ामात भी आप लोगों की जानिब आते हैं, उंगलियां उठती हैं। मेरा जो सवाल था, हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे क्यों नहीं जाती? जिस तरह आपने राइट्सफुली निशानदेही की, मेरा सवाल यह है कि ज़ाहिर एक्सपर्टीज़ आप लोगों के पास इंटरनेशनल मयार की मौजूद होगी। सड़क का ठेका है, किसी जगह की रिपेयर का मामला है, वो अपने ही लोगों से काम कराते हैं। कौन जवाब देगा? आप देंगे बख्शी साहब? इसमें तो क्लियर कट है ना, पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर, पाकिस्तान का कारोबार करने का तरीका किक बैक्स पे है। और जो आपने कहा कि हम जगह सेलेक्ट करते हैं, तो हम जगह यकीनन सेलेक्ट करके लेते हैं क्योंकि हम परचेज मार्केट से करते हैं। अच्छा। देखिए, आप भी अगर अपने डायरेक्ट हुकूमत से नहीं, डायरेक्ट हुकूमत तो अपने हमें देती ही नहीं है। वो तो अपने मिनिस्टर के ड्राइवर को, अपने ब्यूरोक्रेट के भांजे को देती है और सब्सिडाइज रेट पे देती है, और हम उनसे मार्केट रेट पे ख़रीदते हैं। जैसे आप अपने लिए फ्लैट खरीदने जाती हैं ना, जब आपके पास एक बजट है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो आप 10 चीज़ देखती हैं और जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बेहतर होता है वो ख़रीदती हैं। यही हम अपने इकोनॉमिक वायबिलिटी देखते हैं, वो प्लॉट देखते हैं और उसको हम परचेज़ करते हैं। एक बात। दूसरी बात, हमने हुकूमत से बारहा कहा है कि ये अलॉटमेंट पॉलिसी ख़त्म कर दी जाए, ठीक है, और ऑक्शन पॉलिसी रखें। हाँ। अगर ज़मीन स्टेट लैंड है उसको ऑक्शन करें, 1 एकड़ है, 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, जिस डेवलपर को लेना है वो लेगा। आप क्या करते हैं कि वो डेवलपर को देते नहीं, अलॉटमेंट पॉलिसी रखिए, आप अपने मनचाहे पसंद के लोगों को देते हैं, उससे इवेंचुअली ख़रीदार हम हैं। उसकी जैसे एक फैक्ट्री है ना, हमारा तो रॉ मटेरियल है, हमें तो लामहला लेना है। तो हम तो हमेशा कहते हैं, और ये कानून में मौजूद है कि 120 गज से ज़्यादा बड़ी ज़मीन ऑक्शन होगी, स्टेट अलॉट नहीं कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं उस पर अमल दरामद दिखाई नहीं देता क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है। अच्छा, ये भी बताइएगा, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, मैंने ये देखा है कि जो नई स्कीम्स पाकिस्तान कराची में जिस तरह से आ रही हैं, जिस तरह उनका इजरा हो रहा है, कंपैरिजन अगर हम करें लाहौर से या इस्लामाबाद से, एस्थेटिकली वहाँ पे
बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं हमें नई स्कीमें, जबकि कराची में हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हमारे जो दो मौजूद मेहमान यहाँ मौजूद हैं उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है, और ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने सवाल किया था उस पर जवाब भी लेंगे, लेकिन मज़ीद 2-3 सवाल मैं जल्दी से कर लूँ क्योंकि वक्त मुख्तसर है। एक तो मैंने एस्थेटिक्स की बात की थी, दूसरा सवाल मेरा जो है दोनों हजरात से वो ये है कि एस्थेटिक्स तो अपनी जगह पर एक अहम मामला है, लेकिन अगर हम एक्सपो वाली थोड़ा सा बात कर लें कि इस तरह की एग्जिबिशंस वगैरह से आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है, यानी सिर्फ पब्लिक इंटरेक्शन होती है या बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दूसरी बात, जिस तरह से अयूब साहब ने और आपने भी निशानदही की कि रेगुलेशंस की वजह से ये शोबा भी थोड़ा सा हमें डिस्टेबलाइज सा ही नज़र आ रहा है, और कहा जाता है कि जी 5 से 15% के दरमियान जो है इसकी ग्रोथ है, लेकिन गैर मुतवाज़िन है। और सेक्टर अगर हम देखें ओवरऑल तो तकरीबन लेबर फोर्स का 7.3% हिस्सा ऐसा है कि जो इस शोबे से अपना रोज़गार कमा रहा है। ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए, और सबसे अहम बात जो मुझे पूछनी है कि पूरे मुल्क में सूबाई लेवल पर अगर हम देखें तो वहाँ पे भी हमें डिसहार्मनी नज़र आती है रेगुलेशंस के हवाले से, तो वो काम भी कितना आसान और कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए डील करना। आप जवाब देना चाहें, आप जवाब दें। देखिए, जैसे आपने कहा कि लाहौर में या दूसरे मुल्क के शहरों में स्कीम्स बेहतर डेवलप हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में पिछले 20-25 साल से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी रही है कि कराची आगे एक्सपैंड नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड नहीं हुआ है, क्योंकि लोग बाहर जाना डरते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो वही कराची के इलाके हैं जहाँ 1000, 2000, 3000 गज का प्लॉट है, उसी में बिल्डिंग बनती हैं, और जो बिल्डिंग अब बन रही हैं वो माशाल्लाह वेल डिज़ाइंड है। और मैं कहूँगा अगर उन बिल्डिंगों को आप कंपेयर करें दुबई की बिल्डिंगों से तो ऑलमोस्ट सेम लेवल है। हाँ, अब लॉ एंड ऑर्डर पिछले जब से ज़रब अज़ब शुरू हुई 2 साल से बेहतर हुआ है, तो अब ये स्कीम्स आ रही हैं, एंड इन द कमिंग टाइम्स यू विल सी मोर स्कीम्स कमिंग इन। एक तो ये था। दूसरा, एक्सपो के हवाले से मेरे ख्याल में अयूब साहब बताएंगे। ये आबाद की चौथी एक्सपो है, 4th एडिशन है। इससे पहले हमने 2014 में, 2016 में और 2017 में इस्लामाबाद में एक एक्सपो का इनेकाद हम कर चुके हैं। अब 2017 में हम कराची एक्सपो हम कर रहे हैं 12, 13, 14 अगस्त को, और इसमें 23 मुख्तलिफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट हैं। अच्छा। और इसमें लाखों की तादाद में फुटफॉल रहा है पिछले, और इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपो है पाकिस्तान लेवल पे। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट 100% बेच चुके हैं स्पेसेस जो हैं, और आज से उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली जितनी एक्सपोज हुई हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर इसका रिज़ल्ट आएगा। लोगों को सस्ते मकानात, सस्ती रिहाइश मुहैया होगी इसमें। उसके अलावा जो है आपको जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे आपको तमाम चीज़ें दस्तयाब होती हैं वहाँ। ठीक है, तो यानी सिर्फ आपके लिए नहीं लेकिन आवाम के लिए भी फ़ायदेमंद है। एग्जैक्टली इसी तरह से है। जो जनरल पब्लिक है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है ये उसमें, चूँकि उसने मकान भी बनाना होता है, फ्लैट्स की बुकिंग भी होती है यहाँ पर, और हम उसमें ऑफ़र करने जा रहे हैं 5 से 15% डिस्काउंट्स की। अच्छा। तो हमारे मुख्तलिफ मेम्बरान जो अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो उनको डिस्काउंट्स ऑफ़र करेंगे। चलो, मैं भी आऊँगी आपके पास जी। अच्छा जी, बताइए बख्शी साहब, जो मैं सवाल कर रही थी कि रेगुलेशंस की यूनिफॉर्मिटी है सूबाई लेवल पे, सूबों की यानी डिफरेंट सूबे जो हैं, या अलग अलग? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, और कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं। इस वजह से ये इंडस्ट्री एक फुकदान, एक तकलीफ में है। ये पूरे मुल्क में एक ही रेगुलेशन होने चाहिए, और उसको वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर आप एवरी 3 मंथ रेगुलेशन चेंज करेंगे, होता ये कि हम प्लॉट खरीदते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं 6 महीने में, ट्रांसफ़र होता है, तो जब ट्रांसफ़र होता है तो प्लॉट लिया, रेगुलेशन वो रेगुलेशन देख के लिया था, जब सबमिट किया रेगुलेशन कुछ और, जब अप्रूवल का वक्त आया तब तीसरा कानून। तो इस किस्म से। अच्छा बख्शी साहब जी, आप
कि एंड पे तो ये सारे मसाइल आते हैं, लेकिन जो आपका क्लाइंट है, जो बायर है, वो तो इन चीज़ों से ज़ाहिर है उसका ताल्लुक नहीं है। तो ओनर्स किस पे आता है, मसला किस पे आता है, बायर पे या आप लोगों पे? नहीं, देखिए हम कोशिश ये करते हैं इसमें, हम में से बेशतर लोग, कि जब भी बेचें प्रोडक्ट, जब हमारे पास अप्रूवल हो जाए, ठीक है, तो वो तमाम जो तकलीफ़ों का अमल है ना, वो हमारे पे आता है। इसी वजह से इस इंडस्ट्री में कम लोग आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक साल, जब 2 साल अरबों रुपए फंसे रहेंगे तो कौन आएगा इसमें। और फाइनेंशियल कॉस्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट 1 अरब रुपए का आपने प्लॉट लिया और फ़र्ज़ करें उसका 15 महीने अप्रूवल ही नहीं होता, तो कम से कम 15 करोड़ रुपए फाइनेंशियल कॉस्ट है। और वही फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से, डिलेज की वजह से जो करप्शन है इन मामलात में, वो समझते हैं कि जितना हम टाइम गेन करेंगे ये मजबूरी में आके हमको पैसे देंगे। दिस इज़ दी होल स्टोरी, ये क्रक्स ऑफ दिस। अच्छा, ये भी बताइए कि यूएई आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ से भी हमें बड़े इश्तहारात अखबारात में नज़र आ रहे होते हैं कि आइए जी इन्वेस्ट कीजिए। देखिए यूएई हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि यूएई में वो लेता है या तो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो या जिसके पास 2 नंबर पैसे हो। वरना पाकिस्तान में हमारे अपनी इतनी डिमांड है कि आज मैं आपको हकीकत बताऊं कि यूएई कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। यूएई बिजनेसमैन पाकिस्तान में समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जो लोग हमारे 2-4 साल पहले यूएई गए थे, वो आज वहाँ से नुकसान करके फिर पाकिस्तान आ रहे हैं कारोबार करने। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है। पूरा वो बोलते हैं ना, चक्कर खा के अभी ये रिवर्स हैं। लोगों ने बहुत टेक्सटाइल वालों के लिए भी यही सुना था कि वो बांग्लादेश वगैरह में उन्होंने बड़े यूनिट्स शिफ्ट किए थे, और आज फिर वो वापस आ रहे हैं। देखिए, देयर इज नो कंट्री लाइक योर ओन कंट्री। इसमें उनके लिए यूएई, नेशनल्स के लिए यूएई होगा, और हमारे लिए ये है। हमने 2008 के क्राइसिस में देख लिया कि जब क्राइसिस आया तो यूएई गवर्नमेंट कहीं नहीं खड़ी रही इन्वेस्टर्स के लिए, नेशनल्स के लिए तो ज़रूर खड़ी रही। बिल्कुल सही। इसी तरह हम ये समझते हैं कि यहाँ पर भी अगर कोई तकलीफ होती है तो इंसान है, कोई ताल्लुकात, कोई कोर्ट, कोई कुछ सुनता है, इक्वल राइट्स है वहाँ तो सर किंगडम है ना मैडम। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनाब, आप दोनों ने टाइम स्पेयर किया, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन आपसे ज़रूर इस्तिफ़ादा करें मज़ीद मालूमात, क्योंकि ये ऐसा शोबा है कि जिसकी हर इंसान को उसके बारे में मालूमात भी, और ज़ाहिर है कि मकान की ज़रूरत किसे नहीं है। वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि चूँकि उनका घर मौजूद है इसलिए वो जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।